आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य रश्मि कुलश्रेष्ठ की लिखी कहानी ट्रांसफर। सुबह के 5:30 बज रहे होंगे। सड़कें लगभग खाली ही थी। मैं और देव पिछले आधे घंटे से स्टैंड पर बैठे बस का इंतजार कर रहे थे। देव घड़ी देखता, फिर उठकर बस के लिए झांकने लगता। उसकी बेचैनी देखकर मुझे हंसी आ गई। मैंने हंसी दबाते हुए कहा, चिंता मत करो, बस आएगी तो तुमको लेके ही जाएगी। वो झल्ला के वापस बैठ गया। देव और मैं हर सोमवार इसी वक्त यहाँ आते थे। वो जाने के लिए आता था और मैं उसे छोड़ने। वो दूसरे शहर में रहता था ना, 6 महीने पहले हुए ट्रांसफर के चलते। मैंने भी कितनी कोशिश की थी अपने ट्रांसफर की, लेकिन हुआ नहीं। इसीलिए बेटे निक्कू को लेकर मैं यहीं रह गई। देव ने कलाई घुमाकर घड़ी देखते हुए कहा, रुचि अगर अगले 10 मिनट में बस नहीं आई ना तो मैं नहीं जाऊंगा। तुम्हें तो बहाने चाहिए ना न जाने के, मैंने मजाकिया लहजे में उससे कहा। देव ने कहकर गर्दन झटकी और निगाहें दूर सड़क पर टिका दी। मेरी निगाहें उस पर थीं। कितना मोह था इसे, इस शहर, इस जगह से। तभी यहां आने रुकने के बहाने ढूंढता था। शायद इसलिए कि जिंदगी के 10 साल हमने यहां जिए थे। मेरी नौकरी, निक्कू की पैदाइश, देव का प्रमोशन, सब यही मिला था हमको। वैसे मुझे भी ये जगह, अपना मोहल्ला, आस पड़ोस अच्छा लगता था, लेकिन इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच नहीं किया था मैंने खुद को। हम ट्रांसफ़र जॉब वाले अपनी जड़ें अच्छे से कहाँ जमाते हैं। पता नहीं कब चिट्ठी आ जाए और कब घर समेट के कहीं और जाना पड़े। बस आ गई, देव ने कहा और अभी अभी रुकी बस में दौड़ कर चढ़ गया। बस चली गई, मैं भी घर की ओर चल दी। यहीं बस स्टैंड से जो गली बाईं ओर जा रही है, इसमें तीसरा घर था मेरा, सॉरी किराए का घर। सीढ़ियों से ऊपर जाता रास्ता, एक गैलरी से जुड़े 2 कमरे और कमरों से बाहर गली को निकलता छज्जा। सीढ़ियां चढ़ते हुए मैं ऊपर पहुंची तो देखा निक्कू बालकनी में खड़ा मंजरी से बातें कर रहा था। मंजरी सामने ही रहती थी, मेरी हम उम्र थी और दोस्त भी। देखो मम्मा आ गई, मंजरी बोली तो निक्कू दौड़ कर मेरे पास आ गया। बोला, मम्मा आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? मुझे बाय कहना था पापा को। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम कह देना। उसे बहलाकर मैंने बाथरूम भेजा और वहीं आकर खड़ी हो गई। बहुत मिस करता है भैया को, ये कहते हुए मंजरी बोली, मुझे भी बस भैया की ही बातें कर रहा था। सही कह रही थी मंजरी। अब तो फिर भी निक्कू रह लेता था देव के बिना, वरना पहले तो तौबा। पापा पापा की जिद करके ऐसे बिखरता कि संभालना मुश्किल होता। निक्कू को फैमिली मिले, पापा मिले, इसलिए मैंने ट्रांसफर के लिए जी जान लगा दी। देव भी कोशिश में था कि उसका ट्रांसफर वापस यहीं हो जाए। हमने तय किया कि अगर पहले मेरा ट्रांसफर हो गया तो हम वहां चले जाएंगे, और अगर उसका पहले हो गया तो यहीं रह जाएंगे। किस्मत तय करती है कि हमें कब, कहां और कितना रहना है। इस महीने किस्मत ने मेरे लिए भी तय कर दिया कि इस शहर में रहना बस इतना ही था। उस दोपहर मेरे ट्रांसफर ऑर्डर आ गए। देव को मैंने फौरन मैसेज कर दिया, ट्रांसफर डन। उसने एक स्माइली के साथ कांग्रेचुलेशंस लिख के भेज दिया। शाम के वक्त घर पे देव को ट्रांसफर के डिटेल बताते हुए मैंने कहा, आई एम सो हैप्पी देव, इतनी कि बता भी नहीं सकती। देव जानता था कि मैं कितनी शिद्दत से जाना चाहती थी यहाँ से। 3 लोगों के परिवार का 2 जगह बंटकर रहना भी कौन सा सही था। अब ट्रांसफर हो जाएगा तो देव, मैं और निक्कू फिर से एक साथ तो रह सकेंगे। मेरी खुशी में वो भी खुश था। बोला, चलो 1 महीना मिल गया, ये अच्छा है। वहाँ से सारा कुछ सामान समेटने में थोड़ा टाइम भी लगेगा ना। बैंक अकाउंट, गैस कनेक्शन, किराए के घर का नोटिस, एक्स्ट्रा सामान को हटाना, कितना काम था करने को, और वक्त सिर्फ 1 महीना। डिनर के बाद निक्कू को सुलाकर मैं बालकनी में आ गई। सामने मंजरी खड़ी थी। नीचे गली में कुर्सी जमाए पड़ोसियों की मंडली किसी बहस में लगी थी। मैंने आंखें उचकाकर मंजरी से इशारों में पूछा, क्या बहस हो रही है? उसने माथे के किनारे गोल गोल उंगलियां घुमा दी। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और दांत निकाल के हंस दिए। छोटे शहर के मोहल्लों में अक्सर ऐसा ही होता है। आमने सामने 2 छज्जे दोस्ती के रिश्तों की नींव बन जाते हैं और मोहल्ले की गलियां चौपाल।
2-4 बातें करने के बाद मैंने मंजरी से कहा, मेरा ट्रांसफ़र पक्का हो गया, अगले महीने ज्वाइन करना होगा। मंजरी ने बुझी सी आवाज़ में कहा, अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है भाभी। मुझे कुछ जमा नहीं उसका यूं कहना। क्या वो खुश नहीं थी मेरे जाने से? वो नहीं चाहती थी कि मेरा परिवार एक जगह रहे? ये सोचते हुए मैंने निगाहें नीचे की मंडली पर जमा दी। उसके बाद मंजरी ने क्या कहा, मैंने क्या कहा, कुछ याद नहीं। थोड़ी देर में मंजरी चली गई। नीचे गली में लगा मजमा भी जा चुका था। मैं वहीं रेलिंग पर थोड़ी टिकाए कहीं देख रही थी। शायद गली का वो मोड़ जहां से गुजरते वक्त हर रोज मैं एक बार पलटकर घर को जरूर देखती थी। रात गहराने लगी। निक्कू के नींद से कुनमुनाने की आवाज सुनकर मैं भीतर आ गई। आज मच्छर बहुत ज्यादा थे। मैंने 2 मस्कीटो कॉइल सुलगाकर पलंग के किनारे रखी और लेट गई। नींद आंखों से कोसों दूर थी। ये बेचैनी क्यों महसूस हो रही थी मुझे? आज गर्मी ज्यादा थी इसलिए, या कमरे में धुआं घुट रहा था? मैंने करवट लेकर अपना हाथ निक्कू के ऊपर रख दिया, ये सोचकर कि शायद सुकून मिले, लेकिन बेचैनी ठहरी रही। दिमाग में अगर परेशानी हो तो मुझे नींद टूटी टूटी ही आती थी। कल रात भी ऐसा ही रहा। अगली सुबह तक सर भारी हो गया। निक्कू के टिफिन में ब्रेड बटर रखकर मैंने उसको स्कूल भेजा और वापस आंखें बंद करके लेट गई। भाभी, भाभी, बालकनी से मंजरी की आवाज आ रही थी। बालों का जूड़ा बनाते हुए मैं बालकनी में आई। वो वहीं छज्जे पर थी। क्या हो मंजरी? मैंने पूछा। एक डोंगा कढ़ी पकड़ाते हुए वो बोली, माँ को कल मैंने बताया कि आपका ट्रांसफर हो गया है। रात से दुखी हैं बेचारी, मुझसे कुछ कहते ही ना बना। रात वाली बेचैनी फिर से मुझको घेरती, इससे पहले मैंने कढ़ी में उंगली डुबोकर खाते हुए कहा, आंटी की ये कढ़ी बहुत मिस करूंगी मैं। मंजरी मुस्कुरा दी, लेकिन उसकी आंखें झिलमिला गईं। बोली, जब मन करे तो खाने आ जाया करना भाभी। उसकी बात सुनकर मुझे अजीब सा महसूस होने लगा। इतना अजीब कि मैं बहाने से पलट कर खड़ी हो गई। देव कहता है कि जिंदगी में कुछ लोग, कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो एक खास जगह बना जाती हैं। वैसे मेरी जिंदगी में कौन सी खास जगह थी यहाँ? ये 2 कमरों का घर जिसकी सीलन मुझे हर बरसात परेशान करती थी, या ये बालकनी जिसकी रेलिंग का उतरा हुआ रंग मुझको कतई नहीं पसंद था। हाँ, लोगों को बेशक थोड़ा खास मान सकती थी मैं। इस दफा देव 15 दिन बाद आया। मैं रसोई में चाय बना रही थी और देव निक्कू को नई जगह की खूबियां गिना रहा था। पता है, वहां घर के सामने एक बड़ा सा गार्डन है और छत पे एक बड़ा सा झूला भी है। अच्छा पापा, और बताओ ना। बड़ा सा मुंह खोलकर निक्कू नए घर की फैंटेसी में उलझा था और मेरा मन इस पुराने अपने हो चुके घर में। वहां जहां बालकनी में लगा गुलाब का पौधा, खिड़की पे चढ़ती बेले की बेल, ये 7-8 गमले, ये मेरा गार्डन थे और छत पर टहलती हवाएं मेरा झूला। वो हवाएं जो अपनी ठंडक, अपनी नमी, अपनी गर्मी से न जाने कहां कहां ले जाती थी मुझको। देव, चाय। ट्रे में चाय लगाकर मैंने उसके सामने रख दी। एक ही कप देखकर उसने पूछा, तुम नहीं पियोगी क्या? मैंने आईने में बाल संभालते हुए कहा, मंजरी क्या जा रही हूं, आंटी बुला रही हैं सुबह से। तुम चाय पियो, आती हूं मैं थोड़ी देर में। देव कुछ और पूछता कहता, इससे पहले मैं बाहर निकल आई। देव को पहले कभी ऐसे नजरअंदाज नहीं किया था मैंने, फिर आज क्यों? कहीं इसलिए तो नहीं कि अभी अभी कैलेंडर पर निगाह पड़ी थी और यह हिसाब लगाया था कि 15 रोज बाद ये गली, ये मोहल्ला, ये लोग सब छूट जाएंगे। अभी कुछ दिनों पहले तक तो मैं खुद को इमोशनली बड़ा बैलेंस समझती थी, फिर ये मोह, ये छूटने की तकलीफ, ये सब क्यों बढ़ रहा था मेरे भीतर? गुजरते वक्त के साथ घर का सामान गठरी, कार्टन में बंद कर कमरे के एक कोने में इकट्ठा होने लगा। यहां से खरीदी सलिल की रजाइयां, मूंज की बनी हुई डलिया, बड़ा सा 10 साल पुराना बक्सा और वो कालीन जो फेरी वालों से पूरे मोहल्ले ने खरीदा था। एक एक सामान यहाँ की बड़ी बड़ी यादें संजोए हुए था। उस शाम भी ऑफिस से आकर मैं अलमारी खंगालने में लगी थी। कभी उसमें से गैर जरूरी सामान छांट कर अलग करती, फिर यादगार समझकर बाकी सामान में मिला देती।
अभी काम में लगी ही हुई थी कि मंजरी की आवाज सुनाई दी बाहर गैलरी से। मैंने वहीं से आजा मंजरी कहा और फटाफट अलमारी में सामान ठूंस कर उसे बंद कर दिया। कमरे की किवाड़ लगाकर बाहर भी आ गई। कमरे के भरे हुए कोने और खाली अलमारी उसे दिखाना नहीं चाहती थी मैं। बाहर वाले कमरे की खाली दीवारें टटोलते हुए वो बोली, भाभी माँ ने कहलवाया कि आज का खाना हमारे यहाँ है। मैंने कहा अच्छा, और पिछले 5 रोज से जो थालियां भर भर के आ रहा था वो क्या था? मेरी बात सुनकर वो हंस दी। उस रोज मंजरी के यहाँ, दूसरे दिन नीचे वाले किराएदार के यहाँ, तीसरे दिन मकान मालिक के यहाँ, पूरे हफ्ते भर ये विदाई की दावत होती रही। बाकी जगह का मालूम नहीं, लेकिन इस मोहल्ले का ये चलन था। अभी 10 महीने पहले ही तो मिसेस वर्मा भी गई थी। ठीक इसी तरह एक रोज उनकी भी दावत की थी मैंने। उनके रुंधे गले को कैसे बी प्रैक्टिकल कह के रोका था मैंने। आज मैं समझ पा रही थी कि ये प्रैक्टिकल होना कितना मुश्किल है। ये चले जाने वाली फीलिंग कैसी होती है। मेरा मसला इस शहर का छूटना था और निक्कू का यहाँ वापस ना आ पाना। उस रात मेरे बगल में सोते हुए निक्कू ने पूछा, मामा क्या हम यहाँ कभी वापस नहीं आएंगे? मैंने उसके बालों में गोल गोल उंगलियां फिराते हुए कहा, ऐसा क्यों पूछ रहे हो? वो बोला, वो बंटी बोल रहा था कि मैं नए दोस्तों को पाके उसको भूल जाऊंगा, यहाँ कभी वापस नहीं आऊंगा। नए दोस्त, पुराने साथी, उफ, कितना कॉम्प्लिकेटेड था सब कुछ। वैसे बंटी गलत कहाँ कह रहा था। मैं भी तो कैसे कॉलेज में आई तो स्कूल के दोस्तों को भूल गई थी। शादी हुई तो कॉलेज की सहेलियों से मिलना थोड़ा कम हो गया था। पुरानी कॉलोनी को छोड़ा तो धीरे धीरे नए में मन रम गया। मम्मा बताओ ना, हम कभी नहीं आएंगे? निक्कू ने दोबारा पूछा तो सो जाओ बेटा कहकर उसके सर पर थपकी देने लगी। थोड़ी देर में निक्कू सो गया। मैं उठकर वहीं बालकनी में आ खड़ी हुई। निक्कू का सवाल मुझे सोने ही नहीं दे रहा था। बार बार मन पूछ रहा था कि क्या वाकई में इस जगह को अलविदा कहने का वक्त आ गया था। इस शहर में अब बस 3 रोज बचे थे हमारे। हमें यहां से ले जाने के लिए देव इस बार छुट्टियां लेकर आया। इस बार अच्छा नहीं लगा मुझे उसका आना, क्योंकि उसका आना मतलब हमारा जाना। शाम को देव ने हमारा पैक्ड अनपैक्ड सामान देखते हुए कहा, सोच रहा हूं कि ये फ्रिज और कूलर वगैरह बेच दें, डबल रख के क्या करेंगे, है ना रुचि? मैं चुप रही। मेरी ओर से कोई जवाब ना पाकर उसने पूछा, रुचि कोई बात है क्या? मैंने ना में गर्दन हिलाते हुए चेहरा झुका दिया। क्या हुआ, बोलो ना, कह के उसने मेरा चेहरा उठाया। हालांकि मैंने बहुत रोकने की कोशिश की थी, लेकिन ये बदतमीज आंसू बह निकले। देव मेरी ये हालत देखकर जोर से हंस दिया। मैंने गुस्साते हुए कहा, कोई जोक तो नहीं मारा ना मैंने, ये हंसी किस लिए? देव ने मुझे कंधों से पकड़कर पलंग पर बैठा दिया। बोला, इसलिए हंस रहा हूं कि वो बी प्रैक्टिकल वाली रुचि इतनी सेंटिमेंटल कब से हो गई। टेक इट इजी। मैंने ओके कहकर देव की बात खत्म कर दी, लेकिन ओके नहीं थी मैं। जिन सीलन वाली दीवारों से शिकायत रहती थी, जिन रेलिंग का उतरा हुआ रंग मुझको नहीं भाता था, बार बार उन्हें देखने लगी थी। कभी छत की मुंडेर पर बैठकर शाम के तारे ढूंढती तो कभी गलियों के सन्नाटों में झांकती। बीते 2 दिनों में मैंने कोई काम नहीं किया, न मन था न हिम्मत। देव धीरे धीरे करके सारा काम समेटता रहा, बल्कि खाना भी वो बाहर से ही लेके आया। आज भी सूनी पड़ी थी रसोई। मैं बिना बिस्तर लगे पलंग पर आंखें मूंदे लेटी थी कि तभी भुनी दाल की खुशबू कमरे में महसूस हुई। मैंने आंखें खोलकर देखा, मंजरी खड़ी थी खाने की थाली लिए। बोली, आप लोग 2 रोज से बाहर का खाना खा रहे हैं, एक बार बोला भी नहीं, अभी से पराया कर दिया आपने भाभी। ये कहते हुए एक आंसू उसके गालों पर ढुलक गया। मैंने उठकर उसके आंसू पोंछते हुए कहा, अरे ना रे पगली, काम में लगी रही तो बताना भूल गई बस। और ये पराये वाली बात कभी मत करना तू। यहां से इतना अपनापन बटोर के ले जा रही हूं ना कि कभी पराये वाली फीलिंग आ ही नहीं सकती। दाल के पराठे का एक टुकड़ा तोड़कर मुझे खिलाते हुए बोली, आप देख लेना, अगर पराठे कम पड़े तो बता देना, यही छज्जे से पकड़ा दूंगी। मैंने हाँ में गर्दन हिला दी।
देव सुबह से लोगों से मिलने में लगा था। रात को लौटा तो थक कर सो गया। मैंने भी सोने की कोशिश की लेकिन नींद नहीं आई। मैं उठकर बाहर देहरी पर बैठ गई। निगाह आसमान में अटकी थी। ये रात बीतेगी, कल सुबह ठीक 7 बजे ट्रक आ जाएगा, सारा सामान ट्रक में लादा जाएगा। कल ये लोग, ये गली, ये मोहल्ला, ये घर मुझसे छूट जाएगा। ये वक्त भी ना, जब इसे मुट्ठियों में थामना चाहो तो दुगनी तेजी से फिसलता है। सुबह के ठीक 7 बजे ट्रक आकर नीचे गली में लग चुका था। देव लेबर को फटाफट सामान लादने के लिए बता रहा था। मोहल्ले के 2-4 लोग भी मदद करने को आ गए थे। अरे भैया संभाल के ले जाना। अरे देखो वो कांच की टेबल यार, कोई पकड़ के बैठेगा इसको। सुनो ये अंगीठी तुम में से कोई ले लेना, हमारे काम की नहीं है। मैं भीतर कमरे में बैठी देव की तमाम बातें सुन रही थी। मैं जानती थी कि सामान लदता देखकर गली के सारे लोग निकल आए होंगे। सब अपने अपने हिसाब से मजदूरों को हिदायत दे रहे होंगे। बस 1-2 घंटे और फिर ये सोचते हुए मेरा बदन कपकपा गया। मैं वहीं दीवार का सहारा लेकर खड़ी हो गई। रुचि तुम ठीक तो हो ना? किसी सामान को उठाने आए देव ने मुझको देख लिया। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, हाँ बिल्कुल। मैं झूठ ठीक से नहीं बोल पाई। वो मेरी तरफ बढ़कर आया और हाथ पकड़कर खड़ा हो गया। उसकी निगाहें मुझ पर थीं। मैंने आहिस्ता से हाथ खींचते हुए कहा, मैं ठीक हूं, तुम काम करो ना। टेंशन क्यों ले रही हो? जब मन हो यहां सबसे मिलने आ जाया करना। उसने कहा तो मैं मायूसी से मुस्कुरा दी। कहाँ मुमकिन था इतनी दूर मिलने आना। धीरे धीरे पूरा घर खाली हो गया। देव ने मुझे आवाज दी। मैं सीढ़ियों के नीचे उतरी तो मोहल्ले के लोगों, मंजरी, आंटी जी सबको सामने देखकर रुलाई फूट पड़ी। मंजरी भाभी कहते हुए मुझसे लिपट गई। मेरी समझ नहीं आया कि इसको चुप कराऊं या अपने आंसू पोंछूं। चलती हूं आंटी, ये कहते हुए मैंने उनके पैर छुए तो उनके हाथों की कपन मुझे अपने सर पे महसूस हुई। मोहल्ले के सब लोगों को नमस्ते करके मैं गाड़ी में बैठ गई। निक्कू भी अपने दोस्तों से मिलकर आ गया। मंजरी ने प्यार से उसके सर पे हाथ फेरते हुए कहा, निक्कू मम्मी को लेके जरूर आना, तुम पे जिम्मेदारी छोड़ रही हूं। बिगड़े बालों को संभालता हुआ निक्कू बोला, हाँ पक्का बुआ, मुझे भी तो अपने दोस्तों से मिलना है। कितने भरोसे से कह दिया था निक्कू ने। और मैं बस दूरी, काम, जिंदगी में उलझी रह गई थी। ये भरोसा मैं अपने भीतर क्यों नहीं ला पाई? खुद को क्यों नहीं समझा पाई कि दिल के पक्के रिश्ते दूरियों को नहीं मानते? थोड़ी देर में देव गाड़ी में आकर बैठ गया। मंजरी ने मेरी हथेली चूमते हुए कहा, भाभी मिलते हैं फिर। मैंने मन में एक फैसला करते हुए कहा, बिल्कुल मंजरी, जल्दी मिलते हैं फिर। गाड़ी चल दी और मैं खिड़की से बाहर झांककर पीछे छूटती गली, मोहल्ला, घर और लोगों को देखने लगी। चलते चलते ये रास्ते मुझे इनसे दूर ले जा रहे थे और मेरा मन फिर मिलने के रास्ते सुझा रहा था। बस इतनी सी थी ये कहानी।